Welcome back guys in another class of microbiology, and in this class we will discuss about a very important topic, that is bacterial growth curve, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन एंड स्पोर। ये तीनों टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के दौरान आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिल है, मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म है। यह मल्टी लेयर ऑर्गेनिज्म कई कई परिस्थितियों में अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। तो अब वो शेप किन किन परिस्थितियों में करेगा वो डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो चलिए समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें, जो बैक्टीरिया है वह एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। और जब यह बाइनरी फिशन हो रहा होता है तो बाइनरी फिशन के दौरान यह बाइनरी फिशन बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। वह प्रभावित होने के कारण होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ लाइट, जैसे कि वाइब्रेशन। यानी कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डार्कनेस। इन सारे फैक्टर से डिसाइड होता है कि बैक्टीरिया किस तरीके से रेप्लिकेट करेगा, किस तरीके से डिवाइड करने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो इन सारे, अगर किसी बैक्टीरिया को हम इतना सभी का आइडियल इन्वायरमेंट दे दें, आइडियल बैक्टीरिया को आइडियल टेम्परेचर दे दें, आइडियल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवा दें, आइडियल अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवा दें, डार्कनेस उसको प्रोवाइड करवा दें और वाइब्रेशंस को हम लिमिट कर दें, तो एक बैक्टीरिया आइडियल ग्रोथ करेगा। और जब बैक्टीरिया आइडियल ग्रोथ करेगा तब हम उसकी ग्रोथ को एक चार्ट के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर जो है डिपिक्ट करेंगे, शो करेंगे, और हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का जीवन चक्र किस प्रकार होता है। और वहीं से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मतलब है कि ऑप्टिमम इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट क्रिएट करना और क्रिएट करने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक ग्राफ पर प्लॉट करना। इस प्रकार के पूरे सिचुएशन को, पूरे के पूरे कार्यक्रम को हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब ध्यान से समझना कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में क्या क्या होता है। यहां से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। उन 5 क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को हम शॉर्ट में बढ़ेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कितनी फेज होती है। तो यह याद रखना, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में टोटल 4 फेज होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कितनी फेज होती है? 4 फेज होती है। पहली फेज को हम लोग बोलते हैं लेग फेज, दूसरी को बोलते हैं लॉग फेज, तीसरी को बोलते हैं स्टेशनरी फेज और फोर्थ को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज या फेज ऑफ डिक्लाइन। तो इस प्रकार आपको यह याद रखना है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व, एक चार्ट बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर हमें 4 प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देगी, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। अगर हम इन चारों अवस्थाओं पर चर्चा करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि ग्राफ किस प्रकार बनता है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि लेग फेज में ग्राफ कैसा होगा, लॉग फेज में ग्राफ कैसा होगा,
स्टेशनरी फेज में ग्राफ कैसा होगा और फेज ऑफ डिक्लाइन में ग्राफ कैसा होगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक तरफ जो है यहाँ पर इस पूरे के पूरे ग्राफ में काउंट कर देंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पर हम डिपिट करेंगे टाइम को। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेष प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलेंगे लेग फेज, जिन्हें हम बोल सकते हैं लेग फेज, यहाँ पर हम इन्हें बोल सकते हैं लॉग फेज, इसे हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज, और इसे हम लोग बोलेंगे फेज ऑफ डिक्लाइन। सवाल यह बनता है कि लेग फेज क्या होती है, तो ध्यान से समझना। नॉर्मली क्या होगा, हम सबसे पहले लेंगे एक कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट वह प्लेट होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को रख देते हैं, तो उस कल्चर प्लेट में हम डाल देंगे न्यूट्रिएंट। कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट डालने के बाद हम वहां पर रख देंगे हमारे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को रखने के बाद जब शुरुआत में बैक्टीरिया यहाँ पर इससे अपना न्यूट्रिशन ग्रोथ गेन करेगा, तब यहाँ पर बैक्टीरिया जो होगा अपनी सेल की साइज बढ़ाएगा। बैक्टीरिया यहाँ पर अपनी सेल की साइज बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिलती है इन दिस फेज, लेग फेज बैक्टीरिया के ग्रोथ साइकिल की वह फेज होती है जिस फेज में बैक्टीरिया सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, कल्चर मीडिया से न्यूट्रिशन को गेन करता है और न्यूट्रिशन को गेन करने के बाद अपनी साइज को मैक्सिमम कर लेता है। तो एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम सेल साइज सीन इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। लेग फेज में सेल साइज मैक्सिमम दिखाई देगी। अब उसके बाद जब बैक्टीरिया अपनी साइज बढ़ा लेगा तो यह अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने काउंटिंग बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जब दूसरी फेज आएगी उसको बोलेंगे लॉग फेज। लॉग का हिंदी में शाब्दिक सामान्य अर्थ होता है चर घातांकी वृद्धि, वह अर्थ होता है चर घातांकी वृद्धि। तो लॉग फेज जो होती है उसमें बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो एक प्रश्न फिर से आता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व की कौन सी फेज में मैक्सिमम सेल नंबर दिखाई देते हैं, मैक्सिमम सेल नंबर दिखाई देंगे। तो लॉग फेज में बैक्टीरिया के नंबर जो होते हैं, बैक्टीरिया का जो काउंट होता है वो मैक्सिमम दिखाई देता है। अब लॉग फेज में समझने वाली बात जो है वो यह होती है, इस फेज से एक क्वेश्चन ESIC 2019 में पूछा गया, लॉग फेज का दूसरा नाम। देखो पहले वाले में तो ESIC 2019 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आया। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कितनी फेज होती है, तो आंसर गया 4। दूसरे वाले फेज के अंदर क्वेश्चन आया कि लॉग फेज का दूसरा नाम क्या होता है। लॉग फेज का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है विस्फोटक अवस्था। विस्फोटक अवस्था का मतलब होता है बैक्टीरियल काउंट का मैक्सिमम हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरियल काउंट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इस फेज को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज। और तीसरे फेज में, तीसरे ESIC 2019 के जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था उसमें फिर यह प्रश्न आया कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की कौन सी अवस्था में जे शेप कर्व देखने को मिलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया की लेग फेज आएगी, बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, बैक्टीरियल काउंट स्टार्ट टू इंक्रीज, इस अवस्था को बोलेंगे लॉग फेज, इस अवस्था को बोलेंगे लेग फेज। लेग फेज में काउंट समान रहता है, बढ़ते हुए समय के साथ बैक्टीरिया के नंबर समान रहते हैं लेग फेज में। लॉग फेज में बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है, लॉग फेज में बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये जे शेप हो जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, लॉग फेज का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फेज। कौन से फेज में ग्राफ जे शेप या सिग्मोइड दिखाई देगा, लॉग में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में 4 फेज है, लेग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। लेग से क्वेश्चन आएगा साइज मैक्सिमम होती है, लॉग से क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग से दूसरा क्वेश्चन जे शेप कर्व। अब
थर्ड यहाँ पर जो होता है वो यह देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमने कल्चर प्लेट ली है, कल्चर प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी अवस्था बढ़ा चुके हैं, अपनी सेल साइज अपने नंबर बढ़ा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फेज चल रही है। अतः स्टेशनरी फेज आने के दौरान क्या होगा, इस कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, और कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से अब इन बैक्टीरिया का काउंट जो होता है ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, और जो बैक्टीरिया का काउंट है वो सेम रहता है, और काउंट के सेम रहने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर बिल्कुल समान बना रहेगा, यहाँ पर पीक लेवल आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक बैक्टीरिया का नंबर जो है कुछ समय तक बिल्कुल स्थिर रहेगा। इस फेज को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्योंकि इस फेज में न्यूट्रिएंट कम होने लगा है, न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो फिर बैक्टीरिया की जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। ऐसी फेज में फिर बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एक डोरमेंट अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में, निद्रीकरण की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिस अवस्था को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर इज द डोरमेंट फेज ऑफ बैक्टीरिया इन विच फेज बैक्टीरिया रिमेन इनएक्टिव, द मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड, द बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय अ हार्ड डाइपिकोलिनिक लेयर। अभी पढ़ेंगे स्पोर क्या होता है। तो पहले इतना सा देखो कि क्या हो रहा है स्टेशनरी फेज के अंदर, बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, लेकिन स्टेशनरी फेज से जो क्वेश्चन आएगा वह एक ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी अवस्था में बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होता है उसका काउंट कम होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझना, स्पोर के होने के बाद हमें यहाँ पर जो बढ़िया सी चीज़ पढ़नी वो यह पढ़नी है कि इसी फेज के अंदर जब न्यूट्रिशन कम होने लगा तो बैक्टीरिया एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और एक दूसरे को किल करने के लिए विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस, विभिन्न प्रकार के एक्सोटॉक्सिन उनको सीक्रेट करते हैं। एक बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे बैक्टीरिया को मारना चालू कर देता है। तो यहाँ पर हमें इस फेज में एंटीबायोटिक भी मिलती है। एंटीबायोटिक अगर हमें बनानी है तो एंटीबायोटिक बनाने वाला काम भी जो होता है वो स्टेशनरी फेज के अंदर होता है। तो स्टेशनरी फेज में काउंट रिमेन सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दिखाई देती है, स्पोर यहाँ पर बनते हैं और एंटीबायोटिक यहाँ पर बनाई जाती है। साथ ही में जैसे जैसे यहाँ पर न्यूट्रिएंट बिल्कुल कम होने लगेंगे, बैक्टीरिया का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, और बैक्टीरिया का काउंट जैसे जैसे कम होने लगता है तो उस फेज को हम लोग बोल देते हैं डिक्लाइन फेज। इस डिक्लाइन फेज के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज छोटी मोटी होती है। उस साइज की उस शेप को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है एबनॉर्मल हो जाना। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को यह समझ में आया है कि लेग फेज में क्या होगा, लॉग फेज में क्या होगा, स्टेशनरी में क्या होगा। एक बार हम अगर नॉर्मली बीजीसी को डिस्क्राइब कर दें तो ओवरऑल इसके अंदर 4 फेज होगी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चारों का सीक्वेंस क्या होगा, लेग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। अब यहां से क्वेश्चन यह आएगा, लेग फेज में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर या साइज, मैक्सिमम सेल साइज। लेग फेज में सेल साइज मैक्सिमम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, लॉग फेज। लॉग फेज का दूसरा नाम पूछेगा आपसे, एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज से दूसरा क्वेश्चन, ग्राफ कैसा दिखाई देगा, जे शेप। थर्ड क्वेश्चन, स्टेशनरी फेज से सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, यहां पर क्या बन सकता है बैक्टीरिया, स्पोर। और साथ में क्या क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, स्पोर बनने के पश्चात यहां पर बैक्टीरिया से हमें प्राप्त होगी एंटीबायोटिक। और लास्ट फेज कौन सी होती है, डिक्लाइन। डिक्लाइन में हमें बैक्टीरिया की जो अवस्थाएं दिखाई देती है उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब, क्योंकि न्यूट्रिएंट है ही नहीं,
कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो बैक्टीरिया जो गोल होना चाहिए था, जो उसकी प्रॉपर शेप होनी थी, वो प्रॉपर शेप नहीं होगी और वो कुपोषित बैक्टीरिया पैदा होगा। तो कुपोषित बैक्टीरिया के लिए जो टर्म काम ने लिए हमने उसे कहा है इन्वोल्यूशन फॉर्म। तो ये हमारा एक टॉपिक छोटा सा था, वो कंप्लीट हुआ है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्पोर के बारे में। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर, व्हाट इज स्पोर? स्पोर क्या होता है? सुना होगा नाम, नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लिया है स्पोर। अब देखो ध्यान से समझना, स्पोर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे कंपिटिटिव एग्जाम में, हर बार वही रिपीट होते हैं। चलिए समझ लेते हैं स्पोर क्या होता है, ध्यान से समझना। यह एक न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है, यानी कि हम इसे बोलेंगे कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट में यह होगा कल्चर मीडिया। ओके ओके गाइस, गॉट इट। यह कल्चर प्लेट है और यह होगा हमारा कल्चर मीडिया। अब होगा क्या, इस कल्चर मीडिया के अंदर मैंने एक बैक्टीरिया को रख दिया, तो यह बैक्टीरिया अब न्यूट्रिशन को गेन करेगा। यह बैक्टीरिया अब न्यूट्रिशन को गेन करेगा और बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को गेन करने के बाद डिवाइड होगा। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को गेन करने के बाद डिवाइड होगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तब इसके डिवाइड होने पर सारा का सारा जो फोकस है वो इन्वायरमेंट का होगा। तो बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहा होता है, जो अलाइव होता है, जिसके मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिव होते हैं, उस अवस्था को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज, बैक्टीरिया की नॉर्मल अवस्था को हमने क्या कहा? वेजिटेटिव फेज। लेकिन जैसे जैसे कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएशन कम होगा, टेम्परेचर अनफेवरेबल होगा, वाइब्रेशन बढ़ेंगे, डार्कनेस कम, लाइट ज़्यादा होगी, पीएच में अल्टरेशन होगा, यानी कि बैक्टीरिया को जब अनुकूलित वातावरण नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया को जब अनुकूलित वातावरण नहीं मिलेगा, तो अनुकूलित वातावरण नहीं मिलने की स्थिति में जो बैक्टीरिया है वह प्रॉपर न्यूट्रिशन को गेन नहीं करता है और ऐसी कंडीशन में वह अब एक डोरमेंट फेज में चला जाएगा। वह अब एक डोरमेंट फेज में चला जाएगा। वह डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रियण, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाएगा, डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त हो जाएगा। अभी प्रसुप्त का मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया अलाइव तो है लेकिन बैक्टीरिया ने अपने आप को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कर लिया है। तो नॉर्मल जब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो उसे वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, और जब बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है, अपने एंजाइम को इनएक्टिव कर लेता है, उसे डोरमेंट फेज बोलते हैं। व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज डोरमेंट फेज ऑफ बैक्टीरिया लाइफ या बैक्टीरियम लाइफ। तो बैक्टीरियम की लाइफ की डोरमेंट फेज को हम बोलते हैं स्पोर। अब यह जो स्पोर होते हैं इनके बारे में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहली सवाल, स्पोर क्या है? प्रसुप्त बैक्टीरिया, इनएक्टिव बैक्टीरिया, सोया हुआ बैक्टीरिया, इनएक्टिव बैक्टीरिया। स्पोर से पहला क्वेश्चन आता है, स्पोर को अगर स्टेन किया जाए तो ये कैसे होंगे? तो स्पोर से क्वेश्चन जिपमर में आया हुआ है, दीज आर वीक एसिड फास्ट। जितने भी स्पोर होते हैं यह वीकली एसिड फास्ट होते हैं। दूसरा, स्पोर बैक्टीरिया की अवस्था है वेजिटेटिव या डोरमेंट। स्पोर बैक्टीरिया की डोरमेंट फेज होती है, स्पोर बैक्टीरिया की डोरमेंट फेज होती है। स्पोर से आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो भी स्पोर होते हैं उन स्पोर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनकी अलग अलग कवरिंग होती है। तो स्पोर जो होते हैं उनकी कवरिंग भी होती है, स्पोर की कुछ लेयर्स भी होती है, वो ऐसे होती है कोर, कोट, कॉर्टेक्स, एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम।
तो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमएससी एंट्रेंस में यह भी प्रश्न आया था कि बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं उनकी लेयर का अरेंजमेंट होगा। तो अंदरूनी लेयर को हम कोर बोलते हैं, कोर पर पाया जाएगा कोट, कोट पर पाया जाएगा कोर्टेक्स, कोर्टेक्स पर पाया जाएगा एक्सोस्पोरियम। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है कि एक बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है यह बैक्टीरिया से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बैक्टीरिया के स्पोर को किल करने के लिए हमें अगर हम मान लो कंपेयर करें एक बैक्टीरिया में और स्पोर में, हम कंपेयर करें एक बैक्टीरिया में और स्पोर में, तो दोनों में हमें यह समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया को किल करना आसान है लेकिन स्पोर को किल करना मुश्किल है, क्योंकि जो स्पोर होता है वह अपने अंदर एक विशेष प्रकार का स्पोर जो होता है वह अपने अंदर एक विशेष प्रकार के एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। उस एसिड को हम नाम देते हैं डाइपिकोलिनिक एसिड। उस एसिड को हम नाम देते हैं डाइपिकोलिनिक एसिड। तो स्पोर इज हीट रेसिस्टेंट, स्पोर इज केमिकल रेसिस्टेंट, स्पोर इज वाइब्रेशन रेसिस्टेंट, स्पोर इज डोरमेंट फेज, स्पोर इज मोर लिविंग फेज। वाई? क्योंकि स्पोर के अंदर जो एसिड होता है उस एसिड का नाम होता है डाइपिकोलिनिक एसिड। डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से जो स्पोर होता है वो हीट रेसिस्टेंट, थर्मल रेसिस्टेंट, केमिकल रेसिस्टेंट बन जाता है। 5th नंबर के पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो यह जो स्पोर होते हैं यह स्पोर अलग अलग काम में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यह है कौन से बैक्टीरिया का स्पोर ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन एडिक्वेसी को बताता है। यानी कि देखिए गाइज, आप लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया है, आप कैसे मान लेंगे, आप कैसे इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि ऑटोक्लेव ने 100% बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, स्पोर, प्रायोन को किल कर दिया है? यह मानने के लिए आपको ऑटोक्लेव की एफिकेसी को टेस्ट करना होगा कि सच में इस ऑटोक्लेव ने स्पोर को किल किया या नहीं किया। ऐसे में हम लोग करते क्या हैं, एक बैक्टीरिया है जिसके स्पोर का प्रयोग करते हैं, उस स्पोर के प्रयोग के दौरान हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटोक्लेव ने स्टेरिलाइजेशन की एडिक्वेसी को शो किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि ऑटोक्लेव की स्टेरिलाइजेशन एडिक्वेसी को जो बताता है वह होता है हमारा बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जियोबेसिलाई स्टीरियोथर्मोफिलस। Geobacilli stereothermophilus is a spore which indicate sterilization adequacy of autoclave। ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को बताने के लिए, ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को बताने के लिए जिस बैक्टीरिया के स्पोर का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम होगा जियोबेसिलाई स्टीरियोथर्मोफिलस। गुरुजी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये ऑटोक्लेव है, इस ऑटोक्लेव का मैंने मान लो ये स्विच है, स्विच को मान लो मैंने ऑन कर दिया, मेरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे स्टरलाइज हो गए। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को करने से पहले ऑटोक्लेव के अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, उस टेस्ट ट्यूब में जियोबेसिलाई के स्पोर को रख देना है, ऑटोक्लेव को ऑन कर देना है, पूरा उसको 20 मिनट तक टेम्परेचर देना है, 15 LB पर इंच स्क्वायर तक उसको प्रेशर देना है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना है, 15 मिनट तक इसको हम लोगों को जो है टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन करना है। इतना करने के बाद जब हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव्ड हो चुके होंगे तब हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे। टेस्ट ट्यूब को निकालने के बाद इसके टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को हम डालेंगे कल्चर प्लेट में। अगर कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं इसका मतलब इसके स्पोर किल नहीं हुए, और अगर नहीं ग्रो करते हैं, कल्चर प्लेट से कुछ भी डालने के बाद यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती, इसका मतलब स्पोर किल हो गए। तो कौन से बैक्टीरिया के स्पोर का प्रयोग ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को बताने के लिए किया जाएगा? जियोबेसिलाई स्टीरियोथर्मोफिलस।
थर्मोफिलस, जियोबैसिलाई स्टीरियोथर्मोफिलस का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा हॉट एयर ओवन का, हॉट एयर ओवन का, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो होता है इसकी भी स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को देखने के लिए हम जिस बैक्टीरिया के स्पोर्स का प्रयोग करते हैं उस बैक्टीरिया का नाम होता है नॉन टॉक्सीजेनिक क्लोस्ट्रीडियम, नॉन टॉक्सीजेनिक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है उसके स्पोर का हम प्रयोग करते हैं, नॉन टॉक्सीजेनिक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर का हम प्रयोग करते हैं ताकि हम हॉट एयर की स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को समझ पाए, उसको जान पाए। अब इन प्रश्नों के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जिपमर में पूछा गया, एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया, आरयूएचएस में पूछा गया, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया, वो क्या था? वो यह था कि एक बैक्टीरिया होता है टिटनेस वाला, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, नाम तो सुना होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, यह जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का स्पोर कैसा होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो स्पोर होता है वह होता है टर्मिनल ओवल बल्जिंग। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो स्पोर होता है वह होता है टर्मिनल ओवल बल्जिंग स्पोर। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर को हम कहते हैं टर्मिनल ओवल बल्जिंग स्पोर। यह टर्मिनल ओवल बल्जिंग स्पोर किसमें पाया जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में। यानी कि क्या होगा, पूरे के पूरे साइड में इसकी लेयर होगी, बीच में इसका कोर वाला पार्ट थोड़ा सा टर्मिनली ओवली बल्ज्ड होगा। तो टर्मिनली ओवल बल्जिंग स्पोर फाउंड इन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है भैया, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना। फिर कुछ प्रश्न आते हैं, स्पोर को किल करने के लिए हमें किन किन केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी? कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो स्पोरीसाइड होते हैं, स्पोरीसाइडल एजेंट। तो अगर हम स्पोरीसाइडल एजेंट को जानने का प्रयास करें, स्पोरीसाइडल एजेंट्स को जानने का प्रयास करें तो हम यह पाएंगे EFGH यानी कि एथिलीन ट्राई ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटेरल्डिहाइड, मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन 3 है EFG। यह तीनों के तीनों केमिकल स्पोरीसाइडल होते हैं। अब मेरी बात समझ करके समझना और सुनना। सबसे पहले एथिलीन ट्राइऑक्साइड पर अगर चर्चा की जाए, एथिलीन ट्राइऑक्साइड को अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि एथिलीन ट्राइऑक्साइड का प्रयोग हार्ट लंग मशीन जिसको हम बोलते हैं ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन मशीन, एक्मो। आपने सुना होगा अरुण जेटली एक्मो पर है, सुषमा स्वराज एक्मो पर है। एक्मो का मतलब हार्ट लंग मशीन, ECMO, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जो मशीन काम में आएगी। तो क्या होगा, एक्मो जो मशीन है, एक्मो मशीन को ये तो याद रख ही लेना, दिल्ली एम्स बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके प्यार का इजहार कर देगा और बोलेगा बताओ एथिलीन ट्राइऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाएगा, या फिर एक्मो मशीन को स्टेरलाइज करने के लिए किस द्रव का प्रयोग, किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन ट्राइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। फिर नया क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, एथिलीन ट्राइऑक्साइड से जिस मशीन यानी कि एक्मो को साफ किया जाता है, एक्मो की फुल फॉर्म रेलवे में पूछी थी 2019 के अंदर, रेलवे में 2019 के अंदर ECMO की फुल फॉर्म पूछी थी। ECMO मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन, हार्ट लंग मशीन का दूसरा नाम है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में मालूम है, स्पोरीसाइडल, तो तुमसे ये भी पूछेंगे कि स्पोरीसाइडल एजेंट कौन कौन से होते हैं? भैया 3 होते हैं, एथिलीन ट्राइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटेरल्डिहाइड। अब जो ग्लूटेरल्डिहाइड है, ग्लूटेरल्डिहाइड का प्रयोग किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? जिन में लेंस होता है,
लेरिंजोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, कोलोनोस्कोप, इन सब स्कोप जिनमें लेंस पाया जाता है, लेंस वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनको क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा नाम होगा ग्लूटारेल्डिहाइड, और ये जो यूज किया जाएगा वो होगा 2% ग्लूटारेल्डिहाइड का हम प्रयोग करते हैं लेंस वाले ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। चलिए यहां तक हमने पढ़ा स्पोर के बारे में। मेनली स्पोर का अगर हम रिवीजन करें तो वीक एसिड फास्ट होता है, स्पोर में डाईपिकोलिनिक एसिड होता है, स्पोर बैक्टीरिया की डोरमेंट अवस्था होती है, अब स्पोर के बारे में और दूसरी विशेष चर्चाएं करें तो स्पोर को किल करने के लिए हमें एथिलीन ट्राइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटारेल्डिहाइड की जरूरत पड़ती है। एथिलीन ट्राइऑक्साइड का मेन काम होता है हार्ट लंग मशीन को क्लीन करना, ग्लूटारेल्डिहाइड का मेन काम होता है लेरिंजोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, लेंस वाले ऑब्जेक्ट को क्लीन करना। अब स्पोर के बाद हम लोगों ने देखा है कि जियोबेसिलाई स्टीरियोथर्मोफिलस इसका प्रयोग किया जाएगा ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी को इंडिकेट करने में। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है स्पोर के बारे में। अब स्पोर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वह होता है प्रायोन। नाम सुना होगा आपने प्रायोन्स का, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन है प्रायोन। 3-4 क्वेश्चन तीनों शिफ्ट के अंदर डाले थे, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पर अभी चर्चा कर लेंगे। व्हाट इज प्रायोन, प्रायोन क्या होते हैं? पहला जवाब तो ना तो प्रायोन बैक्टीरिया है ना ही प्रायोन वायरस है, ना तो प्रायोन बैक्टीरिया है ना तो प्रायोन वायरस है, ना तो प्रायोन फंजाई है और ना ही प्रायोन पैरासाइट है, यानी कि बैक्टीरिया भी नहीं और वायरस भी नहीं, यानी जितने 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी नहीं। फिर भी क्या है यह न शक्तिमान है न तमराज किल्विश, यह तो अपने आप में एक विशेष प्रकार की चीज है और इसे हम बोलते हैं प्रोटीन। जी हाँ, जो हमारा प्रायोन है यह एक प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन की दम देखो, यह इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, यानी कि एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन में यह प्रोटीन चला जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर यह प्रोटीन चला जाए तो यह प्रोटीन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के बाद उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, और जैसे ही उस पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा तो यह पर्सन यह जो प्रोटीन है वो तीसरे में भी जा सकता है। तो समझने वाली बात यह होती है कि प्रायोन क्या होते हैं, तो दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, यह इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। दूसरी बात, दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन, यह मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। अब यह जो प्रायोन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही आया था, प्रायोन क्या होता है? वायरस, वीरियन, वीरोइड या फिर इन्फेक्शियस प्रोटीन। आरआरबी का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 20 तारीख को आया था ये, तो 20 मतलब ए शिफ्ट को आया था इन्फेक्शियस प्रोटीन, दूसरा मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब प्रायोन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रायोन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? प्रायोन की वजह से जो बीमारी होती है वो पूछी गई है, नाम याद रखना, नाम कठिन है लेकिन याद रखना आसान। तो प्रायोन से होने वाली जो बीमारी है उसको हम लोग बोलेंगे क्रुजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम। क्रुजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम जो होता है वो प्रायोन की वजह से होने वाली बीमारी है। आरआरबी में सिर्फ इतना सा पूछा गया था, कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगी? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। इससे एक और प्रश्न एम्स दिल्ली ने एक बार पूछा था कि क्रुजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम का मेन फीचर क्या होता है? मेन फीचर इसका होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज द मेन फीचर ऑफ क्रुजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम। तो यह जो प्रायोन्स होते हैं, अब ये क्वेश्चन फिर पूछा गया था आरआरबी के अंदर कि प्रायोन्स जो होते हैं उनको ऑटोक्लेव से मार पाना थोड़ा मुश्किल है, हॉट एयर से ओवन से मार पाना थोड़ा मुश्किल है, उनको किल करने के लिए एक विशेष प्रकार के एजेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट। 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट की जरूरत पड़ती है प्रायोन को किल करने में। तो प्रायोन ना तो बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना स्पोर है, ना वीरियन है, ना वीरोइड है,
क्या है यह एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायोन को किल करने में 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। प्रायोन की वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है क्रूजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम। क्रूजफेल्ड जैकोब सिंड्रोम किसकी वजह से होगा? प्रायोन की वजह से होगा। अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिसका नाम है एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। अब जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वह बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ विशेष प्रकार के मटेरियल को सीक्रेट करते हैं, उन्हीं को हम टॉक्सिन कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिन होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, नाम क्या लिखा हुआ है? एक्सोटॉक्सिन। नाम क्या लिखा हुआ है? एंडोटॉक्सिन। सिंपल सी बात, एक बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में विशेष प्रकार के सिक्रेशन को रिलीज करे, विशेष प्रकार के द्रव को स्रावित करे और वह द्रव हमारे लिए हार्मफुल हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन। लेकिन जब कुछ बैक्टीरिया जब उनको किल किया जाए, उनकी सेल वॉल की लेयर्स को रप्चर किया जाए, सेल वॉल फटने के बाद उनसे जो द्रव निकलता है उसे हम लोग बोलेंगे एंडोटॉक्सिन। तो दो प्रकार के यहाँ पर टॉक्सिन हो गए, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले समझना एक्सोटॉक्सिन को। तो एक्सोटॉक्सिन से एक बात तो समझ में आई कि यह रिलीज होता है लाइव बैक्टीरिया के द्वारा। दूसरा, एक्सोटॉक्सिन में याद रखना कि यह नेचर में होता है प्रोटीन। एक्सोटॉक्सिन नेचर में होता है प्रोटीन। अब जो एक्सोटॉक्सिन होता है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी निकलता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भी निकलता है। एक्सोटॉक्सिन से मेन बात यह याद रखनी है कि यह होता है हीट लेबाइल। हीट लेबाइल होने की वजह से यह जो एक्सोटॉक्सिन है, हम इसकी टॉक्सिसिटी को तो कम कर देते हैं, इसकी एंटीजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अटेन्यूएशन। इस अटेन्यूएशन की वजह से एक्सोटॉक्सिन को कन्वर्ट किया जा सकता है टॉक्सोइड में। कौन से? एक्सोटॉक्सिन को कन्वर्ट किया जा सकता है टॉक्सोइड में। अब यह समझने वाली बात है कि जो टॉक्सोइड है वह हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, एज अ वैक्सीनेशन इनका प्रयोग किया जाता है। एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी एक्सोटॉक्सिन ने टारगेट साइट बना लिया एसिटिल कोलिन को तो वही काम करेगा, किसी ने टारगेट साइट बना लिया अगर गाबा के रिसेप्टर को तो वो वही काम करेगा। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो लाइव सेल से निकलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, याद कर लेना। प्रोटीन होते हैं नेचर में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों से निकलते हैं, हीट लेबाइल होते हैं, टॉक्सोइड बनाया जा सकता है और स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन अगर एंडोटॉक्सिन को समझने की कोशिश करें तो यह बैक्टीरिया की सेल लाइसिस के टाइम रिलीज होते हैं। सेल जब बैक्टीरिया की फट जाएगी तब निकलेंगे। दूसरा, यह नेचर में लिपिड होते हैं। एंडोटॉक्सिन नेचर में लिपिड होते हैं। एंडोटॉक्सिन ओनली ग्राम नेगेटिव से ही निकलते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार। हीट लेबाइल या एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल होते हैं, इसलिए अपन इनकी टॉक्सिसिटी तो कम ही नहीं कर सकते। इनकी टॉक्सिसिटी कम नहीं कर सकते तो इनको टॉक्सोइड में कन्वर्ट नहीं होते। यह होते हैं नॉन स्पेसिफिक। इनकी वजह से हमें सिर्फ आता है, मतलब इनका जो इफेक्ट होता है वह जनरलाइज्ड या फिर सिस्टेमेटिक इफेक्ट होता है। तो इनका जो इफेक्ट होता है वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है, जबकि इनका जो इफेक्ट होता है वो जनरलाइज्ड या फिर सिस्टमेटिक होता है। नाम सुना होगा आपने
एंडोटॉक्सिक शॉक। एंडोटॉक्सिक शॉक से एक ही क्वेश्चन आता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा? ग्राम नेगेटिव की वजह से होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक्सोटॉक्सिन से 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी समझ लो। पहला क्वेश्चन आता है आपका टिटेनस टॉक्सोइड, टिटेनस टॉक्सिन। यह जो टिटेनस का जो टॉक्सिन होता है, यह मेनली एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर को जो है डैमेज कर देगा, और एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर को डैमेज करने की वजह से पर्सन को आता है स्पाज्म, पर्सन को आता है स्पाज्म। और ऐसा स्पाज्म जिसमें पर्सन जो है वह बैकवर्ड बेंड हो जाता है, पर्सन जो है वो बैकवर्ड बेंड हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस, धनुषाकार हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा होता है वह होता है बोटुलिनम टॉक्सोइड या बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम का जो टॉक्सिन होता है वह गाबा के रिसेप्टर पर काम करता है, और उसकी वजह से जो पैरालिसिस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो फ्लैसिड पैरालिसिस जो होता है, यानी कि हमारी बॉडी की मसल्स की टेंशन्स खत्म हो जाती है, मसल कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ऐसे पैरालिसिस को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो समझने वाली बात क्या है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में मेन क्वेश्चन लाइव, यह लाइव बैक्टीरिया के द्वारा आएगा, यह डेड बैक्टीरिया के द्वारा आएगा, यह सेल लाइसिस के दौरान आएगा, यह प्रोटीन होगा, एंडोटॉक्सिन लिपिड होगा, यह ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से निकलेगा, एंडोटॉक्सिन ओनली ग्राम नेगेटिव से निकलेगा। एक्सोटॉक्सिन से टॉक्सोइड बनेगा, पर इससे टॉक्सोइड नहीं बनेगा। स्पेसिफिक टू टिश्यू होगा, देखो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर पर काम किया टिटेनस ने, बोटुलिनम ने काम किया गाबा पर यहाँ पर क्या है, एंडोटॉक्सिक शॉक, फीवर, ऐसे यहाँ पर रेस्पॉन्सेज आते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम लोगों ने किस किस को देख लिया, हम लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देख लिया, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देखने के बाद हमने स्पोर पढ़ लिया, स्पोर पढ़ने के बाद हमने एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन पढ़ लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।